ओके, चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो ये तो समझ में आ रहा है कि इस प्रॉब्लम का आंसर 4 नहीं हो सकता है। ये क्लियर है सबको? क्यों सर? सर 6 है क्या? क्योंकि इतने लोगों को 4 आ गया। अच्छा वैसे ही, हाँ हाँ वैसे ठीक है। इतने लोगों को सही आंसर तो आ नहीं सकता है। तो द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम, अभी कोई बीच में कुछ बोला था। 6। करेक्ट आंसर इज 6। ठीक है। कर लिया ना नोट आंसर सबने? सर 6 कैसे? सर आप सॉल्व कर सकते हो? गार्जियन बताओ। सर आयुष ने बोला। सर मैंने नहीं बोला, मुझे तो बन रहा था। आयुष खारघर से ना? आयुष बताओ। आयुष 6। सर मैं वैसा श्योर नहीं था, आपने जैसे ही बोला 4 गलत है तो मेरे को लगा 6 होगा। अरे यार, तो 6 ऐसा कैसे लकी नंबर तुमने ढूंढ लिया है? कह सकते हैं। भाई ये आंसर है आयुष का। सर हम खुद ट्राई करते हैं ना सर। सर रुको ना। देखो इसमें x दिख रहा है 3, सॉरी x2 दिख रहा है, y1 और z2। 6 हो गया आंसर। ऐसे दिख रहा है सर? सर कहाँ से दिखा? सर x2 दिख रहा है, y1 नहीं दिख रहा। x2 दिख रहा है, y1 नहीं दिख रहा है। चलो सर y आप बता सकते हैं आपको कैसे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। भाई क्या टेबल तुम्हें दी गई थी? एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2। जब भी तुम लोगों को लगे ना कि किसी सेक्शन में ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, तुम्हें सब आता है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी फॉर अ प्रॉब्लम। ठीक है? ओके सर। ओके सर। गिव यू सच अ प्रॉब्लम जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल को फिर से सही जगह ले आएगा। अब देखो इसमें किस ढंग से ऑब्जर्व कैसे करना था इस प्रॉब्लम को, ध्यान से सुनना। इसमें इतने डाटा से क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आप कर रहे हैं? What is the first observation you can make out from this data? सर ये ऑर्डर 3 का रिएक्शन है। ऑर्डर नहीं यार, ऑब्जर्वेशन मैं पूछ रहा हूँ। डाटा से क्या दोनों डबल हाँ, किए तो दोनों 1/4 double। हो गया। दोनों डबल किए तो सर 1/4 हो ए गया। नॉट और बी नॉट को डबल हाँ, किया तो डी 1/3 1/4 हो गया और डी 5/9। तो अच्छा ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैंने डबल किया डबल्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाँ तो क्या हो रहा है? हाफ हो जा रहा है, सॉरी 1/4 हो जा रहा है टाइम। Then हो रहा है 1/4 1/3 life is becoming 1/4। 1/4। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन क्लियर है? तो T5/9 Yes, sir. भी हो रहा है ना वहाँ पर? रुको एक मिनट।
उसको मैं अलग वे में लिखता हूँ। तो इससे क्या ऑब्जर्व कंक्लूजन आप देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है, T1/3 and T5/9 are reduced by a factor of 4। ठीक है, ये पहली ऑब्जर्वेशन। अब इसको यूज कैसे करना है वो अभी डिस्कस करते हैं। पहले ऑब्जर्वेशन करो सारे डाटा की। अच्छे डिफिकल्ट प्रॉब्लम में जल्दी से जल्दबाजी नहीं करते हैं। चलो, एनीबडी एल्स इज टेलिंग मी एनी अदर ऑब्जर्वेशन ही कैन सी? The concentration of B is very high. Okay. Observation 2, that B naught observation 2 क्या है, B naught is much greater than A। ओके, और कुछ? T5 minus 2.5 times T1/3। पहली होनी चाहिए, वहां से प्रॉब्लम शुरू करना था। ऑब्जर्वेशन 3 है, T5/9 is 2.5 times 1/3। ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशंस हैं इस प्रॉब्लम की। अब इनसे आंसर कैसे निकालें, स्टार्ट करें वो डिस्कशन। अब यस सर। है Y1 था, Y1 था, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। X2 था, Y1 था। तो ओके देख, इससे हमारा कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन 3 से क्या निकला, ये कैरेक्टरिस्टिक है सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, हाँ, और ये कैरेक्टरिस्टिक है थर्ड ऑर्डर का। थर्ड ऑर्डर। ये देखते ही सबको क्लियर हो रहा है अभी कि नहीं? कितना हाँ, ऑनेस्टली ये सबको सर क्लियर? पर आपको इतना तुरंत कैसे पता चला वो सेकंड ऑर्डर? भाई, जीरो ऑर्डर में तो रेट कांस्टेंट रहती है ना, और ध्यान से लॉजिक सुनना। जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट रहता है, यस और नो? यस सर। मतलब हर 1/3 पार्ट रिएक्ट होने में इक्वल टाइम लगेगा, करेक्ट? तो जीरो ऑर्डर में तो 2/3 लाइफ विल बी ट्वाइस ऑफ 1/3 लाइफ। यस सर। यस सर। तो जीरो ऑर्डर तो हो नहीं सकता। फर्स्ट ऑर्डर में जीपी बनती है, तो फर्स्ट ऑर्डर की 5/9 भी ट्वाइस ऑफ 1/3 लाइफ फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। सेकंड ऑर्डर में एचपी बनती है तो सेकंड ऑर्डर है। ठीक है नहीं समझ रहे भाई, ये 2-3 ट्रिकें याद रखना, शॉर्टकट्स सेकंड ऑर्डर में एचपी बन रहा है। है। आपने कहा एचपी बन रहा था ना? एक मिनट, ये देखो, एक ट्रिक 1, एक शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत अच्छा टाइम बचा सकता है ये। अगर तुम्हें किसी प्रॉब्लम में टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का टेबल दिया है,
तो हम लोग ऑर्डर कैसे ढूंढते थे? क्या मेथड था? ratio of time is equal to ratio of Initial rate computation method. raised to 1 by ग्राफिकल मेथड इसमें भाई ग्राफिकल मेथड था या इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड था? Integrated Integrated rate rate law. इंटीग्रेटेड रेट लो। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड था, ठीक है। हाँ तो इसमें इस तरह की अगर एक टेबल दी है तो इसमें एक ट्रिक होती है। इफ टाइम इंटरवल्स, मान लो T1, 2T1, 3T1, if time intervals are equal, ठीक है, यहाँ टाइम इंटरवल इक्वल है ना हर डाटा में, हाँ सर। तो ये जो वैल्यूज है A1, A2, A3, ये वैल्यूज AP में होंगी फॉर जीरोथ ऑर्डर, ये वैल्यूज GP में होंगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और ये वैल्यूज HP में होंगी फॉर सेकेंड ऑर्डर। ठीक है सर तो अगर ये क्वेश्चन में ऑर्डर अगर कुछ फ्रैक्शनल रहता तो कैसे डिटरमाइन करते? ऑर्डर फ्रैक्शनल रहता तो कैसे डिटरमाइन करते? तब तो डाटा इनसफिशिएंट हो जाता है इसका। अच्छा ओ, तो ये पता होना जरूरी था। तब प्रॉब्लम देगा ही नहीं ना जिसमें तुम कर ना पाओ। हाँ ठीक है ठीक है। ये बात एक समझ में आई? यस सर। Yes, sir. दूसरा मैं ये कह रहा था, देखो जेई में बार बार ना T1 थर्ड, T2 थर्ड, T5 9, इन सब लाइफ्स का डिस्कशन होता है। तो जीरो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर में इनका कोरिलेशन याद रखो, घर में निकालो सबका। अब जैसे जीरो ऑर्डर के लिए 2/3 लाइफ विल बी 2 times 1/3 लाइफ, जीरो ऑर्डर। यस फर्स्ट ऑर्डर के लिए 5/9 लाइफ जीपी बनानी है, विल बी 2 times 1/3 लाइफ फर्स्ट ऑर्डर जीपी में, ठीक है। तो इस तरह के कोरिलेशन याद रखिए, घर में होमवर्क में करना ही है, इनके आपस में कोरिलेशन निकाल सकते हो ना। हाँ सर। इसको छोड़ रहा हूं मैं फिर होमवर्क के लिए। तो ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर के लिए व्हेन यू विल वर्क आउट, you will find 5/9 life is 5.5 times 1/3 life, ठीक है। ओके यस यस सर तो ऑब्जर्वेशन 3 से मुझे मिल रहा है सेकेंड ऑर्डर, और ऑब्जर्वेशन 1 से मुझे इसी रिएक्शन का ऑर्डर मिल रहा है 3। अब ये कैसे हो सकता है कि दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन से अलग अलग ऑर्डर मिल रहा है? तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है ऑब्जर्वेशन 2 की वजह से, क्योंकि एक रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा एक्सेस में लिया गया है, करेक्ट। Yes, sir. ऑब्जर्वेशन 3 में तुमने किया क्या? ऑब्जर्वेशन 3 में 1/3 लाइफ और 5/9 लाइफ को कंपेयर किया, ठीक है। मतलब एक ही कंटेनर के अलग अलग टाइम के डाटा को कंपेयर किया, ये हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन किया मैंने ऑब्जर्वेशन 3 में, करेक्ट। ऑब्जर्वेशन 3 में मैंने हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन किया, एक चलती हुई रिएक्शन में अलग अलग टाइम पे कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, करेक्ट। यस सर। एक चलती हुई रिएक्शन में जब अलग अलग टाइम में ऑब्जर्वेशन करोगे, दैट ऑर्डर विल बी ओनली द ऑर्डर
with respect to limiting reagent, क्योंकि जो एक्सेस रिएजेंट होगा चलती हुई रिएक्शन में तो उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, वो तो के में इंक्लूड हो जाएगा। लास्ट क्लास में ये कराया था। हाँ सर। यस सर। चलती हाँ सर। रिएक्शन में जो ऑर्डर दिखेगा वो ऑर्डर हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रीजन। और इस प्रॉब्लम में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? ए। ए नॉट। A naught. हमें पता चल गया ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2। ठीक है। यस सर। हाँ सर। ऑब्जर्वेशन 1 जो है वो हमने वर्टिकल कंपैरिजन से निकाला है, मतलब सेम रिएक्शन को दो अलग अलग कंटेनर में करके देखा है। ओके, तो जब सेम रिएक्शन को दो अलग अलग कंटेनर में करते हैं तो जो ऑर्डर मिलता है दैट इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, या ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बोथ LR एंड ER। ठीक है, लिमिटिंग और एक्सेस दोनों रिएजेंट के रिस्पेक्ट का ऑर्डर होगा। ओके, हाँ सर। इससे हमारा क्या कंक्लूजन आया कि x प्लस वाई इज 3, x2 ऑलरेडी है तो y आ गया 1, और z क्या था? प्रोग्रेसिंग रिएक्शन का ऑर्डर। प्रोग्रेसिंग रिएक्शन का क्या ऑर्डर है? 2। समझ में आया? सर Z तो x plus y होना चाहिए ना? क्यों है? बट बी एक्सेसिव है ना, बहुत ज्यादा है। ओह हाँ, ओके। के में जाएगा, जब रिएक्शन चलेगी तब सेकंड ऑर्डर दिखेगा। हाँ सर, हाँ। इसमें सबसे बड़ी गलती यही होगी, अगर ये एग्जाम में आया तो सबको लगेगा यार ये आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर ही होना है, बिकॉज ऑल ऑफ यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि z शुड बी x प्लस वाई, वही तो ट्रैप है। सर ये अगर एक्सेस में नहीं लिया रहता तो फिर लिया होता अगर इसमें b को, तो चाहे हॉरिजॉन्टल कंपेयर करते चाहे वर्टिकल, दोनों जगह से ऑर्डर 3 आता। तब सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स बनती ही नहीं ना, सूडो ऑर्डर तो हाँ सर समझ गए। तुम एक को एक्सेस में लोगे। याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में 4 मेथड्स किए थे ऑर्डर फाइंड करने के। हाँ सर, 5 यस सर। पहला मेथड क्या था? यूनिट्स ऑफ k। यूनिट वाला छोड़ो, वो तो ट्रिक है। मेथड क्या था? ग्राफिकल मेथड। और दूसरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। यस सर। उन दोनों में तुम क्या कर रहे थे? एक ही रिएक्शन में अलग अलग टाइम पे कंपेयर कर रहे थे। हाँ सर। हाँ। अगले 2 मेथड क्या थे? हाफ लाइफ और इनिशियल रेट। हाँ सर। अलग अलग कंटेनर में कर रहे थे। वो इसीलिए करते हैं दोनों तरीके, ताकि हमें ये लिमिटिंग एक्सेस सब सिचुएशन क्लियर हो जाए। तो एक ही कंटेनर में अलग अलग टाइम की एक एक्सपेरिमेंटल डाटा मुझे ऑर्डर सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में देगी। ओके, अलग अलग कंटेनर का कंपैरिजन विल गिव मी लिमिटिंग एंड एक्सेस बोथ। क्लियर है ये? हाँ सर। सर आप एक बार ये बता सकते हो कि थर्ड ऑब्जर्वेशन से हमने ये कैसे कंक्लूड किया कि वो विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट होगा? भाई थर्ड ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि वो एक ही कंटेनर के अलग अलग टाइम का कंपैरिजन है ना, तो एक्सेस रिएजेंट तो के में चला जाता है।
यस, हाँ समझा। ओके तो सर आप एक बार प्रीवियसली हाँ सर, वो सर जिसमें आपने वो होमवर्क लिखा था। सर एक बार आपने अभी लिखा ना, वो समझा सकते हो क्या? है, आपने भी क्या समझा, फिर से बताओ ना सर प्लीज। क्या कह रहे हो? आई कांट अंडरस्टैंड। सर आप फिर से बता सकते हो, आपने जो भी बताया था फर्स्ट पेज पे। हम लोग इधर बी नॉट को इग्नोर इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि वो एक्सेस में बहुत है, मतलब z इक्वल टू 2 इसलिए है ना बिकॉज बी नॉट इज इन एक्सेस। तो सर फिर उसके बाद आपने ग्राफिकल और इंटीग्रेटेड लेट लॉस से क्या कंक्लूजन किया हमको समझाना। कि भाई ये दो मेथड्स हैं, एक कंटेनर में वन कंटेनर डिफरेंट टाइम की मेजरमेंट है, ठीक है, हाँ सर। और ये डिफरेंट कंटेनर का कंपैरिजन है, ये दो मेथड्स। हाँ सर ओके। चलो अब हम लोग अगले सेक्शन में चलते हैं इस चैप्टर के। तो इस सेक्शन का कंसेप्ट क्या, देखो जो हमारे तीन कॉमन ऑर्डर हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, उनके इंटीग्रेटेड रेट लॉस क्या है? जीरो ऑर्डर का है kt इज इक्वल टू सी नॉट माइनस ए, फर्स्ट ऑर्डर का है kt इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाय ए, ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर का है kt इज इक्वल टू 1 बाय ए माइनस 1 बाय सी। ओके, हर जगह आप a को 1 ले रहे हो? हाँ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ले लिया, ओके सर। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉस है। यस सर। अब इनमें देखो राइट हैंड साइड में इन इक्वेशंस की मोलैरिटीज की टर्म है, इनिशियल मोलैरिटी, मोलैरिटी एट एनी टाइम t, करेक्ट? हाँ सर। अब मैं अगर कुछ एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करूं तो मुझे कंसंट्रेशन मेजर करनी पड़ेगी रिएक्टेंट की, ठीक है, यस और नो? यस सर। यस सर। बट हर बार मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि एक रिएक्शन में मैं कंसंट्रेशन मेजर करूं। भाई मान लो गैस फेज रिएक्शन, A गोइंग टू B प्लस C, अब इसमें क्या मैं कंसंट्रेशन मेजर कर पाऊंगा? अलग अलग टाइम्स पे क्या मैं एक ही कंसंट्रेशन मेजर कर पाऊंगा? पार्शियल प्रेशर को भाई गैस फेज रिएक्शन है, क्लोज कंटेनर में हो रहा होगा, करेक्ट? हाँ। अब मैं बार बार कंटेनर खोलूंगा तो गैस एस्केप कर जाएगी, एस्केप करेगी, करेक्ट? तो मुझे बंद ही रखना पड़ेगा। अब बंद कंटेनर में रिएक्टेंट की मोलैरिटी में कैसे मेजर करूंगा? नहीं कर पाऊंगा, करेक्ट? नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम मेजर क्या कर पाएंगे प्रैक्टिकली? पार्शियल प्रेशर। कैसे मेजर करोगे पार्शियल प्रेशर, बताओ जरा। सर वी कैन टेक कुछ ऐसा, मतलब सपोज लेट्स से कि CO2 गैस फॉर्म हुआ, तो हम एक ऐसा कंपाउंड लेके जो CO2 के साथ रिएक्ट कर ले। रिएक्शन है A गोइंग टू 2B प्लस C और A B C सब गैसेस। हाँ अब क्या कह रहे हो तुम, बताओ क्या कर? So we can take a compound which reacts with C and not with A and B, और उसमें कंटेनर में जितना पार्शियल प्रेशर कम हुआ उतना C का प्रेशर है। तो ये रिएक्शन कराने के लिए कंटेनर खोलना पड़ेगा ना मुझे? हाँ या राइट। कंटेनर खोलूंगा तो सब गैसेस एस्केप हो जाएंगी। वो तो ब्यूरेट मतलब वो उससे लाइक कॉर्क से अटैच जो ड्रॉपर आता है उससे भी तो कर सकते हैं ना। कॉर्क से अटैच ड्रॉपर आता है तो मैं ये कैसे पता करूंगा कि सी खत्म हो गया कंटेनर में? सर पार्शियल प्रेशर अगर ड्रॉप हो गया तो हमें मालूम पड़ जाएगा। एक मिनट, तुम वो दूसरी चीज को ब्यूरेट से गिराओगे जो सी से रिएक्ट होनी है, ये कह रहे हो? I didn't get it. तो एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट कराओगे? No.
प्रैक्टिकल बातें करनी है हम लोगों को, जो एक्चुअली कर पाए। सर पिस्टन लगा के चेक कर सकते हैं मतलब गैस के जो रिएक्ट। निकालूंगा। हाँ उससे टोटल प्रेशर निकलेगा पार्शियल में। तो हम लोग सिर्फ क्या मेजर कर सकते हैं, एक गैस फेस रिएक्शन में टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर नहीं कर सकते मेजर। पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैनिपुलेशन, स्टोइचियोमेट्री और सब करके इस टोटल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ लो? सर मेरे को नहीं समझा टोटल प्रेशर क्यों पार्शियल प्रेशर क्यों, वापस समझा सकते तो यार ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें तीनों गैसेस हैं ए बी सी और रिएक्शन चल रहा है। हाँ सर। अब इसमें अगर मैं एक छोटा सा बैरोमीटर या कुछ लगा दूं मैनोमीटर, तो इन तीनों गैसेस का टोटल प्रेशर रिकॉर्ड हो जाएगा इसमें। हाँ सर। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि नहीं भाई केवल सी का प्रेशर मेजर करके बताओ, तो कैसे करोगे? अच्छा हाँ ओके। के लिए तुम्हें कुछ रिएक्शन कराना पड़ेगा, रिएक्शन कराने के लिए कंटेनर खोलना पड़ेगा। कंटेनर खोल दिया तो कितनी सी एस्केप हो गई, कितनी तुमने कलेक्ट कर ली, उसमें सब एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ सर समझ गया। तो टोटल प्रेशर मेजर करना बिल्कुल इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैं हर सेकंड पे टोटल प्रेशर मेजर कर सकता हूँ। समझ रहे हो? यस सर। तो गैस फेस रिएक्शन में हम लोग क्या मेजर करते हैं, बोलो? टोटल प्रेशर। टोटल। और अब एक कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स अगर है मेरे पास, तो इसमें हम क्या मेजर करते हैं? रोटेशन, डिग्री ऑफ एंगल, DL कितने एंगल से पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो रही है। ओके, कुछ एसिड बेस रिएक्शन है तो हम क्या मेजर करेंगे? pH। उसमें हम लोग एक थोड़ा सा पोर्शन निकाल के उसको टाइट्रेट करेंगे किसी और चीज हाँ। से, तो हम वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट मेजर करेंगे, कितना ब्यूरेट से टाइट्रेंट लगा। ठीक है, या कोई लिक्विड फेस रिएक्शन है, लिक्विड फेस रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट गैस है बस, प्रोड्यूसिंग अ गैस, लिक्विड फेस रिएक्शन प्रोड्यूसिंग अ गैस, उसमें हम उस गैस को स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रेशर टेम्परेचर पे कलेक्ट करके वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर करेंगे। तो देखो जिस टाइप का रिएक्शन होगा उस हिसाब से हम लोग एक मेजरमेंट का वेरिएबल डिसाइड करेंगे। ओके, ठीक है? यस सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो इक्वेशंस हैं, हमारी इक्वेशंस कैसी हैं? 1 मिनट में तो हमारी जो इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं? वो तो मोलैरिटी की टर्म में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे में? हमने ये जो भी चीज मेजर की है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट? इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग? द मेजर्ड पैरामीटर, measured parameter has to be converted
टू रिएक्टेंट की मोलैरिटी। तो इस कन्वर्जन के लिए मुझे पहले तो जो भी मेजर्ड पैरामीटर है उसके और मोल्स के बीच एक कोई फॉर्मूला चाहिए होगा, ओके। और दूसरी चीज यूज होगी रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री। मतलब क्या है, देखो सपोज यही रिएक्शन में लेता हूं, ए गैस इज गोइंग टू बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है। और मैंने प्योर ए रखा कंटेनर में और T इक्वल टू 0 पे लेट से प्रेशर इज P0 और T इक्वल टू T1 पे मैंने मेजर किया टोटल प्रेशर इज P1, ठीक है। अब इस डाटा को मैं उन इक्वेशंस में कैसे लाऊंगा, पहले स्टोइचियोमेट्री टेबल बनाते हैं। तो कैसे बनेगी टेबल, T इक्वल टू 0 पे मैं क्या लिखूंगा बताओ, P0 का प्रेशर होगा ये दोनों 0, टाइम T1 तक मान लो कुछ x रिएक्ट हो गया, ये सही है इक्वेशन। हाँ सर। अब तो टोटल प्रेशर T1 पे कितना हो गया, P0 plus 2x. एंड दिस इज P1। यस सर। तो यहाँ से x क्या आया, P1 minus P0। सही है, करेक्ट। हाँ सर। अब मुझे उन इक्वेशंस में रखने के लिए एक चीज चाहिए थी, C0, इनिशियल मोलैरिटी ऑफ ए। मुझे इनिशियल प्रेशर ऑफ ए पता है, इनिशियल मोलैरिटी ऑफ ए कैसे कन्वर्ट करूं, प्रेशर क्या है ना, करेक्ट। और मुझे मोलैरिटी निकालनी है N by V, P by RT। P0 by RT हो गया, ठीक है। हाँ सर। और ए की कंसंट्रेशन टाइम T1 पे क्या होगी, P0 माइनस x बाय RT, करेक्ट। अब P1 और P0 तो मुझे मालूम है, तो ये मोलैरिटीज फाइंड करने के लिए मुझे क्या और मालूम होना चाहिए, RT। RT is that proportionality constant which is converting our measured variable into molarity। Yes sir। समझ में आया। तो अगर मेरे पास कुछ और मेजर्ड वेरिएबल है और उसको मुझे इंटीग्रेटेड रेट लॉज में डालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, You have to write A as a function of the thing. दो चीजें चाहिए, करेक्ट। डिवाइड कर दो। समझ में आया। अब और मेरे को बता सकते हो एक बार क्या, C0 इक्वल टू P0 बाय RT क्या था वो? C0 is P0 by RT। ओ अच्छा, C0 इज कॉन्सेंट्रेट, हाँ ठीक है सॉरी डन। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में अगर तुम देखो तो ये C0 और A रेशियो में अकर कर रहा है, रेशियो में अकर कर रहे हैं, तो जो भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा। हाँ। तो देखो इसको हम लोग एक जनरल डेरिवेशन करते हैं, ध्यान से देखो। मान लो एक रिएक्शन है ऐसा, A टाइम्स A is going to B times B plus C times C, और ये फर्स्ट ऑर्डर है। ये सेक्शन हम लोग स्पेसिफिकली फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, देखो हेडिंग इसकी अलग कर देता हूँ, कंसंट्रेशन टर्म्स
replaced by other terms in first order. पहले वाला तो जनरल डिस्कशन था हर ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर में चलो मैं एक ऐसा जनरल रिएक्शन ले लेता हूं, ठीक है। और हम कुछ प्रॉपर्टी क्यू मेजर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। हाँ टेबल बनाए, t इक्वल टू 0 में मान लो इसके नॉट मोल्स हैं, इसके 0, इसके 0। t इक्वल टू किसी टाइम t1 पे n नॉट माइनस एक्स, तो इसके कितने मोल्स होंगे बताओ? dx यार स्टोइचियोमेट्री तो ढंग से करो भाई। bx C by A into C by A. c बाय a, c बाय a, ठीक है। हाँ सर। और इनफाइनाइट Yes, sir. के बाद जब रिएक्शन बिल्कुल खत्म हो जाए तब कितने होंगे? 0 0. B by N Bx. naught. C by N naught. C by A not. ठीक है। हाँ सर। अब इस प्रॉपर्टी Q की वैल्यू लेते हैं। What will be value of Q at t equal to 0? मान लो A के मोल्स और इस प्रॉपर्टी के बीच प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज स्मॉल QA, तो क्या होगी इस Q की वैल्यू एट टाइम t इक्वल टू 0? Q A टाइम्स n नॉट, ठीक है। हाँ What will be value of this property at time t equal to t1? QA into N naught minus X. QA into n नॉट माइनस x, और मान लो B से इस प्रॉपर्टी की प्रोपोर्शनैलिटी वैल्यू है QB और C से इसकी है QC। अलग अलग भी हो सकती है ना प्रोपोर्शनैलिटी वैल्यू, यस और नो? हाँ हाँ सर। हाँ सर। yes sir. Yes, sir. ओके, तो अब बताओ T1 पे क्या होगी ड्राइंग वैल्यू? equal to QB into B by AX. सही है। अग्रीड हाँ तो क्यू क्या था? है? क्यू क्या था? पैरामीटर है। हाँ सही। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या था? इंटीग्रेटेड रेट लॉ, KT इज इक्वल टू, ln C naught by A. तो टाइम T1 ले लेते हैं, उस पे A की कंसंट्रेशन, C नॉट क्या होगा? N नॉट अपॉन V, और T1 पे A की मोलैरिटी N नॉट माइनस एक्स बाय V, सही है। Yes, sir. ये रेशियो कहीं ऊपर वाले 3 Q से आ सकता है क्या? कुछ दिख रहा है? हाँ सर। बताओ। सर सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर लेते हैं।
किसको किससे सब्ट्रैक्ट करें, किससे डिवाइड करें? एक मिनट। QT1 माइनस QT एट इंफिनिटी को हम लोग QT नॉट से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ सर, QT1 माइनस QT और QT इंफिनिटी माइनस QT0। ये करोगे तो आ जाएगा, चेक कर लो। हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट प्लीज। हो गया? एक मिनट। हाँ सर। तो देखो बहुत सिंपल हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब इसमें मुझे क्या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पता होना चाहिए? नहीं। नहीं। स्टोइचियोमेट्री के लिए कुछ मुझे परेशान होना है? नहीं। कुछ भी हो स्टोइचियोमेट्री, स्मॉल एबीसी की कुछ भी वैल्यू हो, स्मॉल क्यूए क्यूबी क्यूसी की कुछ भी वैल्यू हो, हमेशा ये रिजल्ट वैलिड है। हाँ। तो फर्स्ट ऑर्डर में डायरेक्टली ऐसे अप्लाई करेंगे। ओके? यस सर। हाँ। तो अब इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसमें सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? उस प्रॉपर्टी की 3 जगह पे वैल्यूज चाहिए। कहाँ कहाँ? इनिशियल, फिर T1 और फिर T इंफिनिटी। तो 3 में से प्रॉब्लम तुम्हें 2 ही जगह देगा। तो मान लो यही गैस फेस रिएक्शन ले लेते हैं, सब गैसेस है, और मान लो दिया है टोटल प्रेशर 0 पे है P1, T1 पे है 0 पे P0, T1 पे P1, ये दिया है, और K निकालने को बोला है फर्स्ट ऑर्डर। अब कैसे प्रोसीड करेंगे भाई? मुझे तो K निकालना है, कैसे होगा? 1/T1 ln 0 पे वैल्यू P0 है, T पे P1, लेकिन इंफिनिटी की वैल्यू नहीं मालूम, तो वो हम खुद से कैलकुलेट करेंगे। कैसे भाई? इसका अगर स्टार्टिंग में P0 है तो इंफिनिटी पे ये 0 बचेगा, ये 2P0, ये P0। यस सर। ठीक है? हमें आया? हाँ सर। ये वाला याद रखना है क्या सर? क्यों? ये याद रखना है। सर मेरे को प्रोसीजर वगैरह समझ गया, लेकिन एग्जैक्टली क्यू का क्या फंक्शन हुआ इसमें नहीं कौन से? समझा। ये फर्स्ट ऑर्डर में क्यू का क्या फंक्शन रहा? अरे वो स्टार्टिंग में पता नहीं। ना जो मेजर्ड प्रॉपर्टी है वो है Q। जैसे यहाँ पे Q क्या है? प्रेशर। प्रेशर, हाँ। तो ओ रिएक्शंस में अच्छा, मेजर होंगी। हाँ मतलब कोई और रिएक्शन जैसे वो एसिड बेस होगा तो उसके अंदर वही टाइट्रेंट वैसे। ओके ओके सर, थैंक यू। तो बुकलेट ओपन करो, SBS 37 से 45, बिल्कुल डायरेक्ट, बस यही रिलेशन अप्लाई करना है। जल्दी स्टार्ट करो। SBS 35 तक तो कंप्लीटेड है ना सबका? यस सर। हाँ सर।
सर 1 मिनट वो पेज दिखा सकते हो, थोड़ा नोट्स कॉपी करना। सर तो इसकी 37 टू कितना सॉल्व करना था? 45 ओके। ये वाला हाँ सर ठीक। सर इसमें वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है ना? हाँ सर सर एक बार ये स्लाइड्स भेज दो ना ग्रुप पर, बाई चांस अगर डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो। क्लास के बाद भेज देंगे। ओके सर। सर 36 नहीं करना है? नहीं अभी नहीं। अच्छा ओके। सर पर ये बस फर्स्ट ऑर्डर में ही दिखाई देता है क्या, वो इसलिए इजीली सिंपलीफाई होता है इसलिए क्या? बाकी ऑर्डर्स में ये नहीं एप्लीकेबल है।
हो गया कंप्लीट? कहाँ तक हो गए? फोर्टी तक हो गए कंप्लीट? हाँ सर 40 तक 40 हो गया 42 पे हूँ कोई डाउट है अभी तक? सर 38 थोड़ा 40 एक्सपीरियंस So 39. 38, 39, 40. थर्टी एट में क्या है? रिएक्शन दिया है गोस टू 2b प्लस 3c और T पे वॉल्यूम दिया है V2, इंफिनिटी पे दिया है V3। तो भाई N0 मोल 0 0 और इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा 0 2 N0 3 N0। तो 5 N0 के लिए ये V3 दिया है तो ये मतलब V3/5 होगा। बस ये लिख लो 1/T ln। ठीक है? 39 sugar goes to glucose plus fructose। रोटेशन ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही मेजर कर रहे हैं तो T इक्वल टू 0 पे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज है ही नहीं तो उनके ड्यू टू रोटेशन 0 होगी तो R-0 अपॉन R-RT। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. 40 वैसी गैस फेज रिएक्शन है। स्टार्टिंग प्योर है 10 मिनट्स पे प्रेशर है 176, लॉन्ग टाइम है 270 तो 1/10 ln 270 माइनस 90/270 माइनस। ठीक है? कर लोगे ना बाकी सब पार्ट्स? यस सर 40 90 कहाँ से आया? 1/3 यार। ओके ओके 41 में शो करना है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो अलग अलग वैल्यू से के निकाल लो। देखो 0 पे 5 10 पे दी है, इंफिनिटी पे कितनी हो जाएगी यही वैल्यू 3/2 टाइम्स। सही है? तो के अलग अलग वैल्यू से निकाल लो। पहले 5 वाले से निकाल लेते हैं। ठीक है? फिर ये निकालो 7.5 से ऐसे ही। और फिर 10 वाले से निकालो ऐसे लिख लो K1 K2 K3। ये सारे K1 K2 K3 अगर इक्वल आ गए मीन्स इट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ओके? इक्वल इक्वल ही आएंगे ना। रेट हाँ कांस्टेंट के डाटा से करो कैलकुलेट। हाँ सर राइट। बाकी भी ऐसे ही हो जाएंगे। जैसे लास्ट वाले में डाउट था हाँ। मैंने विदाउट कंसिडरिंग वो 0.5 NaCl और 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया हो जाएगा ना? उससे कुछ काम का नहीं आया चलता है ना? हाँ। ठीक है सर फिर डन है फिर।
बाकी भी ऐसे ही हो जाएंगे। ओके, एफबीओ के प्रॉब्लम्स कर लेना, ठीक है। सर एफबीओ का कहाँ ये तक? section कहाँ तक? सेक्शन वाला तो हेडिंग तो है ना, 61 to 68 सर। 61 to 68. Okay. Next class, tomorrow we will do parallel and sequential kinetics. Okay. ये क्या क्या? Parallel और sequential. ओके सर, ओके। चलो, थैंक यू सर, बाय सर। बाय।